Welcome back to science online class, and we are doing the exercises, all the exercises given at our book, okay, related to the chapter number 3, atoms and molecules. Last time you have seen हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था. आई एम शोइंग यू, लुक हियर. ये देखिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 3-. थोड़ा सा छोटा है, ये जूम करते हैं इसको. लेट मी सी. यहाँ पे जो लिखा है बेटा PO4 3-, ये चीज है ना. यहाँ पे जो लिखा है वो PO4 और उसके ऊपर 3- है. इसको बोला जाता है फॉस्फेट आयन. तो इसके अगर हम लोग एटम्स के बारे में बोला गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, तो एटम्स आप काउंट करो. फॉस्फोरस का कितना है 1, और ऑक्सीजन के लिए कितने एटम्स हैं 4. तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 एटम्स. ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एटम्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे अपने को चार्ज से कोई मतलब नहीं है. हम लोग चार्ज के बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, केवल एटम्स के बारे में बताना था. टोटल एटम्स कितने हैं 4 और 1 मिला के 5. और इसी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी आयन के अंदर, उसको उसकी एटॉमिसिटी बोला जाता है ना. मैंने आपको पढ़ाया है कि एटॉमिसिटी क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो तो उनकी जो भी संख्या होती है उसका जो टोटल होता है उसको उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं. सेम लाइक दैट जब H2S के बारे में कैलकुलेट किया गया, H2S को बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड. H2S को बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड. देखो, S की वैलेंसी, सल्फाइड की वैलेंसी 2 इसको मिल जाती है, H की 1 वैलेंसी इसको मिल जाती है, या चार्ज मिल जाता है आपस में. तो H2S दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. और इसके लिए अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना पड़े तो हाइड्रोजन के लिए 2 और सल्फर के लिए 1 मिला करके 3. ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको. अब राइट नाउ सी, अब इसने NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पेज नंबर 40 नया आ गया. बट इफ यू विल लुक एट योर बुक, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं. व्हाट आर द कंपाउंड आयन, गिव 3 एग्जाम्पल. सो कंपाउंड आयन कहने का मतलब ये है कि आयन कहने का मतलब या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए. और कंपाउंड आयन कहने का मतलब कोई एक कंपाउंड है और उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है. मतलब इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि इट इज सेम लाइक पॉलीएटॉमिक आयन, है ना. पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं ना, जैसे PO4 का ही एग्जाम्पल लेते हैं. PO4 किससे मिलकर के बना हुआ है, फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है. और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 3- का होता है. सो ये एक प्रकार का कंपाउंड आयन है. PO4 को बोलते हैं फास्फेट, है ना, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है और इसके ऊपर कोई चार्ज है. सो जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है तो इसको आप सीधे से डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट आर द कंपाउंड आयन, है ना. तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो व्हेन एनी कंपाउंड लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन. व्हेन एनी कंपाउंड लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी कंपाउंड लूज करता है या गेन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को. सो इट इज नोन एज अ कंपाउंड आयन. तो उसको एक प्रकार का कंपाउंड आयन बोला जाता है ना. पॉलीएटॉमिक आयन भी बोल सकते हैं आप, है ना. 3 एग्जांपल देना है तो एक तो अपन ने फॉस्फेट का दे दिया PO4 3-. आप एक कार्बोनेट का दे सकते हो, है ना, CO3 2-. आप एक सल्फेट का दे सकते हो SO4 2-. तो ये जितने भी हैं, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, इन लोगों को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, इसीलिए इनके पास निगेटिव चार्ज आ गया. आप देख सकते हैं 3-, 2-, 2-. सो नथिंग इल्स व्हेन एनी काइंड ऑफ द आयन कहने का मतलब है उसके पास या तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या उसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, है ना. सो व्हेन एनी ऑफ द कंपाउंड दे गेन्स सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज दे लूज एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो सम काइंड ऑफ द चार्जेस, है ना, सम चार्जेस कम्स ओवर देम, उनके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर कॉल्ड द कंपाउंड आयन. उनको कंपाउंड आयन कहा जाता है. एग्जाम्पल आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन्स का आप दे सकते हैं. हो गया. नेक्स्ट बोला गया है, देखो, हाउ आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड. आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं. सो आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ पे, देखो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है. सो नथिंग एल्स, डेफिनेशन आप अपने मन से भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं रखा है. नथिंग एल्स, लुक हियर, है ना, क्या लिखा है. एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स द केटायंस एंड एनायंस. एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स द केटायंस एंड एनायंस. कोई भी जो एक आयनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो केटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं.
So you can say when a cation react with the anion, when the cation react with the anion, so they form the ionic compound. जब एक cation एक anion से react करता है, so they form the compound which is known as a ionic compound. उसको ionic compound कहा जाता है. बहुत इजी सा डेफिनेशन हो गया. या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि when the metal react with the non metal, जब कोई भी एक metal react with the non metal से react करता है. When any kind of the metal they react with the non-metal, जब एक metal एक non-metal से react करता है, so they form one compound, तो ये वो लोग एक compound बनाते हैं, and that compound is known as a ionic compound. उसको ionic compound कहा जाता है. Example आप देख सकते हैं, सभी ionic compound के example लिखे गए हैं. NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट. मतलब इधर आपको एक मेटल लेना है और उधर नॉन मेटल लेना है. देखो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होता है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट होता है, AlPO4 जिसको एल्यूमिनियम फॉस्फेट बोलते हैं, है ना. अब देखो नीचे यही बात लिखी हुई है, एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एन मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक एलिमेंट. तो डेफिनेशन हो गया आपके पास. जब आयनिक कंपाउंड वो होता है, आयनिक कंपाउंड वो होता है जब एक केटायन एक एनायन से रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. अदरवाइज यू कैन से एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक एलिमेंट. एग्जांपल आपके पास है, एग्जाम्पल अलग से समझाया उसने. व्हेन द पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस, जब एक पोटेशियम मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे पोटेशियम मेटल हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, सो द आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड. एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम लोग पोटेशियम क्लोराइड KCl बोलते हैं. सो दैट वाज द आंसर हियर. राइट नाउ सी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन. इन दो क्वेश्चन के आंसर मैंने अलग से आपको बताए हैं. वाई? क्योंकि ये इस सॉल्यूशन में नहीं था. आप देख सकते हैं, है ना. इसमें नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया एंड आई एम शोइंग यू इन द बुक ऑल्सो. ये एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट पेज भी दिया होगा. देखो आप पेज नंबर, पेज नंबर 50 ऊपर मैं शो करता हूं. पेज नंबर 50 आपको दिखा और देखो यहाँ पे दिया है ट्राई योर सेल्फ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, है ना. इसमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालना है सभी का अपने को मॉलिक्यूलर मासेस निकालना है. ठीक है. आई थिंक ये हो चुका था क्या? ऐसा लग रहा है हो चुका है. चलो ठीक है, एक बार फिर से करते हैं. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, है ना. मॉलिक्यूलर मास निकालना है. अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं आप एलिमेंट्स दिए गए हैं. H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3OH. और उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास. आई थिंक इसको मैंने कल कंप्लीट कर दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं. तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना मतलब क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो सम होता है, टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास. कुछ नहीं करना है. H2 का निकालना है तो H का 1 होता है, 1 से 2 का इंटू कर दो तो 2U आ गया. U इज द यूनिट. मॉलिक्यूलर मास का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U लिखना है, नथिंग एल्स, है ना. O2 का तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना. अब O2 कहने का मतलब 2 है, वहां पे 2 एटम्स हैं, सो 2 से इंटू कर दीजिएगा तो 16 2 जा 32U. Cl2 का निकालना है तो एक क्लोरीन का मालूम होना चाहिए आपको जो होता है 35.5, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 17, तो 17 के हिसाब से डबल 34 होना था, बट इसका 35.5 होता है. समटाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन में भी गिवन होता है, बट यू शुड लर्न ऑल्सो, आपको याद रखना चाहिए. तो 35.5 का डबल करेंगे क्योंकि 2 एटम्स हैं तो वो हो जाएगा 71. ठीक है. CO2 का निकालना है तो अब आप देखिए यहाँ पे CO2 का जब भी निकालेंगे तो देयर आर द 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हियर, है ना. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. वन इज द कार्बन एंड सेकेंड इज द ऑक्सीजन. सो कार्बन के लिए कितना हो गया? 1. एक कार्बन का कितना हो गया? एक कार्बन का कितना होता है? 12, है ना. तो 1 into 12 किया, प्लस 2 ऑक्सीजन आर देयर. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 2 ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है. तो 16 2 जा कितना हो गया? 32. सो 32 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 44U, है ना. सो 44U दैट इज द मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट देखो CH4 मीथेन. नेक्स्ट क्या है? CH4 मीथेन.
मीथेन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस H4 का कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 है ना, तो 12 प्लस 4 16 ही हो जाएगा। C2H6 को बोलते हैं एथीन। नाम अभी आप लर्न कर लेना, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा बाद में। C2H6 को एथीन बोलते हैं है ना, सॉरी एथेन बोलते हैं है ना, एथेन बोलेंगे। तो इसका निकालना है तो कार्बन का होता है 12, सो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं तो 1 इंटू 6, सो 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना हो गया 30U। सेम लाइक दैट C2H4 का निकालना है। C2H4 क्या होता है एथीन होता है ना, C2H4 क्या होता है एथीन होता है ना, और C2H6 जो होता है वो एथेन होता है। तो C2H4 का निकालने के लिए कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 2 प्लस H4 के लिए 1 इंटू 4 है ना, कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 28। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको हो चुका था शायद ये। सेम लाइक दैट NH3 का अगर आपको निकालना है, अमोनिया बोलते हैं इसको है ना, तो NH3 में N है, N का होता है 14, ये आपको याद होना चाहिए। तो 14 इंटू 1 प्लस 3 H3 मतलब 3 एटम्स हाइड्रोजन के, सो 1 इंटू 3, 14 प्लस 3 को ऐड करोगे 17U मिलेगा। इसके बाद CH3OH जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का निकालेंगे तो देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस H3 का हो गया 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 और H के लिए कितना हो गया 1, सबको ऐड करने के बाद कितना हो गया 32U। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZNO। ठीक है, अब अपने को फार्मूला यूनिट मास निकालना है और यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं ZNO, Na2O, K2CO3, सबके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। ZNO देखने से पता चल रहा है जिंक ऑक्साइड, इससे आपको जिंक की वैलेंसी भी पता चल जाएगी, +2 होगी और ऑक्सीजन की तो -2 होती, कट गया होगा वो है ना। Na2O3 सॉरी Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, Na का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 इसको मिल गया है ना, सोडियम ऑक्साइड है वो। और K2CO3 को आप क्या बोलोगे, K मतलब पोटेशियम कार्बोनेट है ये है ना। अब सभी का एटॉमिक मास दे दिया गया है आपको और आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम लाइक मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम लाइक मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम टू सेम होते हैं। और इसमें भी वही काम करना होता है, वॉट एवर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट देयर, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करना होता है। सो आप देखो ZNO के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो जिंक का मेरे को दिया हुआ है 65 और एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, सो 65 प्लस 16 हो गया 81U। सेकेंड देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड में Na मतलब सोडियम है ना, सोडियम के कितने एलिमेंट्स हैं 2 हैं, सो 2 इंटू 23 करेंगे, कितना करेंगे 2 इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कितने 1 ओनली है ना, सो उसके लिए ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो प्लस 16 कर दिया और सबको फाइनली आपने ऐड किया होगा तो आपको मिला कितना 23 का डबल 46 प्लस 16 कितना मिलता है 62U। नेक्स्ट देखो K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। सो पोटेशियम कार्बोनेट में पोटेशियम के कितने हैं 2, पोटेशियम के कितने हैं 2। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39 होता है, यू कैन सी K इक्वल टू 39U लिखा है, तो पोटेशियम का कितना होता है 39, तो 39 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस O3 मतलब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, सो 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, सो 78, 39 इंटू 2 मतलब 78 प्लस 12 प्लस 48, सबका एडिशन आपको देगा 138U, कितना देगा 138U। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो फिर से नेक्स्ट पेज क्वेश्चन है ना, साइंस NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42, मतलब ये फिनिश हो चुका है। मैं आपको इसमें भी दिखा रहा हूँ, देखो ये दोनों क्वेश्चन हमने निकाल लिए। फॉर्मूला यूनिट मास हो गया, आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने पेज टर्न आउट किया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ट्राई योरसेल्फ, मिला इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम
है ना, वे 12 ग्राम्स, सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब यहां से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, सो थोड़ा सा सिंसियरली समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकते थे। देखो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, है ना। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम्स के हैं, और 1 मोल कहने का मतलब होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स कार्बन के हैं, क्योंकि 1 मोल है, और इन सभी का वेट दिया गया है 12 ग्राम, 12 ग्राम्स। तो अपने को केवल एक एटम का निकालना है। तो अपने को देखो क्या दिया गया है, अब इसको इस तरीके से समझना, लुक हियर, ये सॉल्यूशन है, सॉरी। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मतलब ये 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, और इन सभी का वेट दिया गया है 12 ग्राम। तो अपने को एक एटम का निकालना है, तो एक एटम का निकालना है, मास ऑफ 1 एटम, तो एक एटम का निकालना है, तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोगों को एक का निकालना पड़ता है तो हम लोग अपॉन ही करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 2, है ना, 5 टॉफीज की कीमत अगर 10 रुपए है ना, 5 टॉफीज की कीमत अगर 10 रुपए है, एक टॉफी की प्राइस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 5 टॉफी इक्वल टू 10 रुपीज, तो 1 टॉफी इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 करोगे, और आपको मिलेगा 10 अपॉन 5 करने के बाद 2, मतलब एक टॉफी की कीमत कितनी निकलेगी, 2 रुपीज। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी किया गया है। मास ऑफ 1 एटम निकालना है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 अपॉन हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। अब देखो ये जो 6.022 है, 6.022 को आप अप्रॉक्स में क्या मान सकते हो, 6। इसको मैं मान सकता था 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी बता रहा हूं, देखते रहना। सॉरी, दिख रहा होगा आपको, अरे यार, ये दिख रहा है। इसको 6 मान लेते हैं, अप्रॉक्स में इसको 6.022 को 6 मान सकते हैं। सो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से कट गया। अब इसको लिखना होगा तो 2 अपॉन 10 टू दी पावर 23 है ना, 2 अपॉन 10 टू दी पावर 23। 10 टू दी पावर 23 को ऊपर ले जाओगे तो मिलेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 नंबर ऑफ, ये आ जाएगा ग्राम, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 ग्राम, और यही आपका हो जाएगा आंसर। सेम लाइक दैट यहाँ पे इसने सॉल्व किया तो इसने इसको 6.022 मान के किया होगा, तो 1.99 आया। 1.99 को हम लोग 2 के बराबर मान सकते थे, तो आप 6 मान लेना और इसको 2 टाइम्स में कटा करके भी ये आंसर ले आना, ठीक है। दोनों आंसर सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम हैं। 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम सोडियम के पास, और 100 ग्राम ऑफ आयरन, या 100 ग्राम आयरन के पास। किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम ऑफ आयरन, जहां पे दोनों के एटॉमिक मास मेरे को दिए गए हैं। अब इस चीज को मैं अपने वाले फॉर्मूले से आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ठीक है, इसके पहले, इसको देखने से पहले यहां देखिए, वेट, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि वेट, ओके, देखो इसमें भी सॉल्व किया था, सही किया था, बट दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा अपना मेथड लगा दिया इसमें। लुक हियर, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। हमको 2 चीजें दी गई थी, हमको क्या दिया गया था, 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम आयरन है, और बताना था कि नंबर ऑफ एटम्स किसके पास ज्यादा है, और दोनों का मोलर मास भी दिया गया था, जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। सोडियम का दिया गया है 23 और आयरन का दिया गया है 56। हमारे पास फॉर्मूला है
अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देखना। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। दोनों को अप्लाई कर दीजिए। पहले सोडियम के लिए अप्लाई करते हैं। तो सोडियम का कितना है गिवन मास 100 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलर मास 23 ही होता है, जिसको आप एटॉमिक मास भी समझ सकते हैं, ठीक है। इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है जो फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। ये 23 है। क्या हुआ, 6.022 में 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जीरो इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपको ये मिलेगा 602.2 अपॉन 23। अब क्या करना है कि इसको मैंने अलग से डिवाइड करके सॉल्व कर लिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर दिख रहा है ये। ऐसे आप इसका टेबल पढ़ना। देखो 23 2 जा कितना होगा 46, फिर यहाँ पे 14 बचेगा, फिर 2 को हमने नीचे ले लिया तो 142 हो गया। 142 23 के टेबल से 6 टाइम्स गया तो 138 हो गया। 138 और 142 माइनस करोगे तो ओनली 4 मिलेगा। उसके बाद आपने लास्ट वाले 2 को यहाँ ले लिया तो कितना मिला 42, और यहाँ से देखो पॉइंट वाला डिजिट स्टार्ट हो रहा है तो हमको भी इधर पॉइंट लगाना है, तो 26 पॉइंट हो गया, है ना। अब 42 कितने बार जाएगा, 23 की टेबल से 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में 46 होता है। सो 1 टाइम लिखा, 23 लिखा, माइनस किया तो मेरे को मिला 19। फिर अपने पास डिजिट तो यहाँ फिनिश हो गए हैं तो 0 ले सकते हैं अपन, 0 ले लिया, 190 बना। 190 23 के टेबल से जाता है 8 बार में, 8 बार में होता है 184। तो ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाल लिया 26.18 और यहाँ पे लिखा 26.18 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, किसके लिए, सोडियम के लिए। मतलब ये कि सोडियम का जो 100 ग्राम है उसमें 26.18 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैं। आगे बढ़ते हैं आयरन। अब जब हम लोग आयरन के लिए इस चीज को कैलकुलेट करने जाएंगे तो फॉर्मूला होगा सेम, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास इसका भी 100 ग्राम ही है, और इसका लेकिन जो मोलर मास होता है वो 56 U है, और ये क्वेश्चन में दिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, देखो दिया गया है Fe का 56 होता है, ठीक है। तो बस वहां पे हमने रख दिया, सो बस 100/56, बाकी एवोगैड्रो नंबर सेम। फिर से इन दोनों का 100 में मल्टीप्लाई करने के बाद 602.2/56 आ गया। अब इसको अलग से डिवाइड करना है और क्वांटिटी अपने को पता चल जाएगी। फिर दोनों क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो डिवाइड कैसे किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 602.2 था, इस बार 56 से डिवाइड किए तो 56 की टेबल में 60 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये बचेगा 4। फिर ये 2 को यहाँ पे ले लिया, 42 बना। अब 42 होने के बाद 56 से ये क्या डिवाइड हो सकता है, नहीं, तो 0 टाइम्स जाएगा तो 0 लिखा, फिर 0, फिर 42 आ गया। अब ये लास्ट वाले 2 को हमने लिखा। अब ध्यान देना यहाँ से पॉइंट वाला डिजिट स्टार्ट हो रहा है, ये लास्ट वाले 2 को उतारने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अब पॉइंट वाला डिजिट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट। इसके बाद ये बना 422, है ना, और जो 56 की टेबल से एटलीस्ट 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स में 392 मिला, है ना, उसको अपन ने माइनस किया तो 30 मिला। अब 30 मिला तो अब फिर से 0 लगा के मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन जरूरत ही नहीं है, 10.7 ही मान लो। तो 10.7 इंटू 10⁻23। अब कंपेयर करो 100 ग्राम आयरन के पास 10.7 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना। ये 10⁻23 और 10⁻23 तो दोनों के पास है, तो इसको कंपैरिजन में हटा देते हैं। आप केवल इस डिजिट को कंपेयर कर लो। 100 ग्राम सोडियम के पास आए थे 26.18 इंटू 10⁻23, और 100 ग्राम आयरन के पास नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं 10.7 इंटू 10⁻23। तो 10.7 बड़ा है कि 26.18 बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब सोडियम का ज्यादा है। तो नीचे आंसर आ जाएगा 100 ग्राम ऑफ Na, मतलब सोडियम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये आंसर हो गया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, ठीक है, समझा दिया मैंने। यही चीजें इसमें भी लिखी है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझ नहीं पाओगे, है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से मैंने समझा दिया। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब सारा देखो ये चैप्टर भी फिनिश हो गया होगा, इसके बाद देख रहे हैं आप ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, समरी आ रही है। अब हम लोग बुक वाले एक्सरसाइज करना बाकी है, अपने को टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करना है, और ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करें तो ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं इसको बताऊंगा।
इसमें भी है इसके सॉल्यूशन, देख ले सकते हैं अपन। स्टार्ट करना चाहे तो आज से कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब अपने को देखो इस पूरे एक्सरसाइज को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सब न्यूमेरिकल्स हैं, 11 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ठीक है, बस ये 11 क्वेश्चन और बाकी हैं। आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी गोइंग टू बी फिनिश्ड। सो टिल हियर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।